आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान की सियासत में तहलगोई की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तहलका.com ने दोबारा से काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की तब्दीली के बाद जो रंग है उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद एहतजाज होंगे। उन एहतजाजों की कैफियत सड़कों पर आपको नज़र आएगी। जुनैद अकबर ख़ान साहब, जिनको अब अली अमीन गंडापुर को रिप्लेस करके कमान दे दी गई है खैबर पख्तूनख्वा की जमात की, उनका मानना ये है कि अब फैसले सड़कों पर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले भी सड़कों पर आकर हंगामा किया। इस मरतबा वो कहते हैं कि हंगामा होम्योपैथिक नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना यह है कि होम्योपैथिक लीडरशिप को हमने साइड लाइन कर देना है। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के हाथ से पार्टी की सदारत तो गई, लेकिन अब सूबे की कमान के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बुशरा की सियासत सर चढ़ कर बोल रही है और बुशरा ने अली अमीन गंडापुर को पलटा कर रख दिया है। क्या आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाएगा बतौर चीफ मिनिस्टर? अगर ऐसा हुआ तो फिर अली अमीन गंडापुर की जगह कौन आएगा? और अगर अली अमीन गंडापुर अपनी जगह पर डट गए और उनको किसी तरफ से सपोर्ट मिल गई तो क्या पार्टी का हाल होगा? इस तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में, लेकिन हम आपको ये भी साथ बता दें कि बड़ी खबर इसके अलावा ये भी है कि मलिक रियाज पर सख्त हाथ डालने का जो फैसला था, अब उसकी अमली शक्ल आपके सामने आ रही है। अखबारी खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि नैब ने यह फैसला कर लिया है कि वो यूएई की अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता करेगी और मलिक रियाज को और उसके बेटे को पाकिस्तान लाने की बाकायदा कोशिश की जाएगी। नैब इसके अंदर कलीदी किरदार अदा करेगा, लेकिन जो प्रोसीजर है किसी भी शख्स को, मुलजिम को या मुजरिम को किसी दूसरे मुल्क से जिनके साथ हमारा बाकायदा मुआहदा मौजूद है वापस लाने का, वो ज़रा पेचीदा है। मलिक रियाज की मुमकिना गिरफ्तारी या एक्सट्रेडिशन के पेश नज़र बहुत सारी जगहों पर आपको छोटे छोटे तहलके नज़र आते हैं। मलिक रियाज ने पिछली 3 दहाइयों के अंदर हर शोबा है ज़िंदगी में, जिनको मैं कहता हूँ बहरिया टाउन टाउट्स की एक बाकायदा फ़ौज, ज़फ़र मौज खड़ी की है। सहाफ़त हो, मईशत हो, जुडिशल सर्कल्स हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो अब बड़े पैमाने पर इंतज़ामी तौर पर भी सिस्टम को अलाइन करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने वाक़तन मलिक रियाज को पकड़ना है तो फिर आपको हर जगह से उनके टाउट्स जो बैठे हैं उनको हटाना होगा और एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप करनी होगी जो किसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये एक बड़ा फ़ैसला होगा। पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज सिर्फ रियल एस्टेट के ज़ाविये से नहीं जाना जाता, वो अल-कादर ट्रस्ट का एक मरकज़ी किरदार है, जोड़ तोड़ का माहिर है। और फिर रियासत वक्त को जब नैब की तरफ से एलामिया जारी किया गया, उसने धमकी भी दी थी कि मेरे पास बड़े राज हैं, जब मैं राज खोलूँगा तो सब थरथरा जाएंगे। लेकिन इसके पेश नज़र इसके बावजूद ये फ़ैसला किया गया कि मलिक रियाज को हमने सख्त हाथ डालना। जब मैंने मुख्तलिफ हलकों के नुमाइंदगान से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, जिससे मुराद ये है कि हमने बड़ा फ़ैसला कर लिया है। इस बात से कतई नज़र कि मलिक रियाज के साथ मौजूदा हुकूमत के कितने लोग खड़े हैं या पिछली हुकूमत के कितने लोग खड़े थे या मुमकिन तौर पर वो क्या कर सकता है, हमने जब फैसला कर लिया है तो उसी सिमत हमने जाना है। तो वहाँ से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र नहीं आता। मलिक रियाज को पकड़ने की खबरें हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। तो जुनैद अकबर ख़ान साहब से बात करने से पहले हम ज़रा इस मामले की छानबीन करना चाहते हैं। रिपोर्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, वेरी वेल रिपोर्टर्स हैं। सुहेल रशीद साहब, नुमाइंदा समा टीवी, इस मुकदमे को फॉलो कर रहे हैं, उनका शुक्रिया। सुमेरा खान, नुमाइंदा समा टीवी जो फॉरेन ऑफिस को कवर करती हैं, इसके अंदर यूएई की हुकूमत इन्वॉल्व है, सेंसिटिव मामलात इन्वॉल्व हैं। यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन हालिया दौर में कुछ गड़बड़ हुई वीज़ों के हवाले से, जिसमें हमें अपने आप को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। अब हिंदुस्तान के साथ जो मैच है दुबई में, उसके बारे में आपको ये भी खबर देता चलूँ कि ये तय हो चुका है कि जिसके पास टिकट होगा उसको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। ट्रॉफ़ी के बाद वीज़ा की वही पॉलिसी जारी रहेगी जो इससे पहले थी। तो यूएई को हैंडल करना एक काफ़ी सेंसिटिव काम है। तो दोनों का शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद यू सुहेल। ये जो खबर आई हमारे पास, जिसके अंदर हमने नैब के हवाले से सुना कि अब नैब रब्ता करेगा, ज़रा तस्हीह कर दें कि नैब आज ख़ुद क्या जाएगा, यूएई से रब्ता करेगा या वो किसी और इदारे के ज़रिए कानूनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए
इस मामले को पुश करेगा, बताइएगा। जी तलत साहब, इस मामले पर एक तो जो प्रोसीजर है गिवन है लॉ में, जो नैब के मुलजमान होते हैं, जो इश्तिहारी हो जाते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये जो स्पेसिफिक मलिक रियाज के हवाले से मामला है, इस पर भी मेरी नैब के वेल प्लेस सोर्सेज से बात हुई है। वो भी पहले बता देता हूँ कि नैब का ये कहना है कि चूँकि हम बाई लॉ खुद रब्ता किसी और स्टेट से नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना होता है। और उसके तहत एक जो कन्फर्म खबर है, अब तक नैब ने FIA को कह दिया है कि आप इस मामले को प्रोसीड करें। बाज़ाब्ता तौर पर FIA से रब्ता इस्टेब्लिश कर लिया है नैब ने और इस मामले को अब फॉलो किया जा रहा है। अब होगा क्या कि FIA इस पर रेड वारंट हासिल करेगा इंटीरियर मिनिस्ट्री से और उसके बाद इंटरपोल के साथ मिलकर इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। और इसमें जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी भी ज़ाहिर है हेल्प ली जाती है, फिर पाकिस्तानी सफारत खाना भी इन्वॉल्व होता है। माजी में एक एग्जाम्पल मौजूद है, तो कीर सादिक को पाकिस्तान लाने की UAE से बिल्कुल वही सारा चैनल शुरू किया जाएगा। फिर साथ नैब का ये भी कहना है कि जो मलिक रियाज का मामला था, जब ये इश्तिहारी हुए उसके बाद ही इसको फॉलो मुसलसल कर रहे थे, क्योंकि जब भी नैब के केस में कोई मुलजम इश्तिहारी हो जाता है और वो बैरून मुल्क मौजूद हो, ये इस्टेब्लिश हो जाए कि वो मुल्क से फरार हो चुका है, तो उसके बाद उसका FIA के सुपुर्द ही मामला किया जाता है, रेड वारंट हासिल किया जाता है। पहले कोर्ट में कहा जाता है, कोर्ट उसके रेड वारंट का हुक्म दे देती है अगर खुद ना हो, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री उसका रेड वारंट इशू करेगी और थ्रू FIA ही इसको फॉलो किया जाता है। बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प बात है कि आज कमांड भी चेंज हुई है और उस कमांड के बारे में भी हमें बताया जा रहा है कि तमाम जो इदारे हैं जो इसमें मुमकिना तौर पर जिनका किरदार हो सकता है उनको आपने अलाइनमेंट में रखना है, क्योंकि जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने इब्तदाइये में कहा, वो बहुत असर और रसूख वाला है। हमारे साथ ही रहिएगा, ज़रा सुमेरा से पूछते हैं, फॉरेन ऑफिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा? ये एक कॉम्प्लेक्स केस है, इसके अंदर न सिर्फ फॉरेन ऑफिस है, इसके अंदर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, इसके अंदर UAE है। तो पहले हम ज़रा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के हवाले से सुमेरा हमें बताइएगा। हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो है UAE के साथ और मौसर भी है और उसके ऊपर उसको काबिल अमल भी बनाया जा सकता है। माजी में जब केसेस ऐसे हुए तो कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं हुई, दूसरी तरफ से कोई तामुल का मुजाहरा तो नहीं किया गया, क्या हुआ? बहुत शुक्रिया तलत साहब। इसके अंदर खुशकिस्मती से या उसको मुजरिमान की बदकिस्मती कहें कि UAE एक ऐसा मुल्क है जिसने इस हवाले से पाकिस्तान के साथ हमेशा बहुत कोऑपरेट किया है। और अगर एक्स्ट्राडिशन के प्रिंसिपल्स 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनमें प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी है, प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी है और प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है। तो रेसिप्रोसिटी जो है वो पाकिस्तान और UAE के दरमियान हमेशा बहुत इफेक्टिव रही है, एप्लीकेबल रही है बहुत सारे केसेस में। तो प्रेसिडेंट्स मौजूद है, माजी में बहुत सारे केसेस जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, इंटरनेशनल लॉ के अंडर पाकिस्तान डील करता रहा है। और अभी जो आने वाला वक्त है उसमें देखा जाएगा कि दफ्तर खारजा को क्यों। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान और UAE की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान और होम मिनिस्ट्री ऑफ UAE उन दोनों के दरमियान साइंड है। दोनों ममालिक के इंटीरियर मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके सिग्नेटरी हैं। तो ये इन दोनों मिनिस्ट्री बेसिक जो एक मोड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो इंटीरियर मिनिस्ट्रीज ऑफ बोथ द कंट्रीज, यानी होस्ट और द कंट्री हुज रिक्वेस्टिंग, इन दोनों के दरमियान होगा। हाँ, एक चीज़ जो जहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आएगा वो ये देखा जाएगा कि डबल जेपर्डी या डबल क्रिमिनलिटी के बेसिस पे ह्यूमन राइट्स अपील ना की जाए, क्योंकि ये 2 बेसिस ऐसी होती हैं कि जिसमें केस को कंफ्यूज किया जाता है। ख़ासतौर पे आपने जो यहाँ से एक और भाग कर गए थे पाकिस्तान से बाहर, जिनका मिलिट्री ट्रायल भी हुआ, FGCM फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ, आदिल राजा का नाम जाना जाता है इस हवाले से। तो उनकी जब बात आई थी तो यही बात हुई थी कि UK की गवर्नमेंट ने उसमें से जो रखना डाला था वो ये कि डबल क्रिमिनलिटी है या डबल जेपर्डी है या नहीं, यानी वो क्राइम जो आपके यहाँ हुआ है वो हमारे मुल्क के क्राइम के मुताबिक अगर तो वो मेल खाता है तो हम इस पर कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेक्निकल हिचेस अगर नैब और FIA निकाल देते हैं तो देन इट्स अ स्मूथ सेलिंग फॉर पाकिस्तान टू एक्स्ट्राडाइट मलिक रियाज। अच्छा, ज़रा सोहेल इसके ऊपर वापस आइएगा। जब मैंने इब्तिदाइया में जिक्र किया कि हमने मलिक रियाज के माजी के बारे में बात की और जब अपने ज़राए से हमने इसका तज़किरा किया कि क्या ये एलामिया जो है वन ऑफ एलामिया है, इसके बाद इसका फॉलो अप नहीं होगा, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से बताया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है, और 2 अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सॉफ्ट स्टेट के तौर पर मुतारफ़ होता है दुनिया भर में, जिसके बॉर्डर्स के ऊपर मसाइल होते हैं, जिसके अंदर से माफियाज ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि कानून के हवाले से और माफियाज के हवाले से हार्ड स्टेट बने। तो हमने किसी किस्म की सियासत में नहीं पड़ना, हमने एक स्ट्रेटजिक डिसीजन लिया है। अब आइए, जब ये एलामिया आया तो उसके बाद सियासतदानों की तरफ से तो
नीम कब्रिस्तान वाली खामोशी थी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नज़र नहीं है। तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो जो होता है जी, कितना बड़ा शख्स जो है जिसके साथ हमारा ताल्लुक वास्ता रहा था, वो फंदे में मुमकिन तौर पर आएगा, दैट डिड नॉट हैपन। लेकिन इसके बावजूद ये प्रोसेस चलेगा इंतज़ामी तौर पर, कम से कम खबरें अभी तक तो यही हैं। जी, ये प्रोसेस चलता हुआ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर सियासतदान स्टेटमेंट ना भी दें, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है रेलिवेंट, वो अगर इसको फॉलो करना शुरू कर दे तो फिर वो मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ जाता है मामला। और मैं अगेन एग्जांपल कोट करूंगा, नैब के ही मुलजम थे तौकीर सादिक, और यूएई जगह थी जहां पर वो गए हुए थे, और वहां से लेके आ गया था नैब पाकिस्तान में, और उनका ट्रायल हुआ था। तो जब इफेक्टिवली एफर्ट की जाती है तो उसके रिजल्ट होते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड वो एफर्ट्स हमेशा से रही हैं नैब के मामले में, यूएई की हद तक। तो अब भी नैब का जो जितने भी हमारी उनके सोर्सेज से भी बात होती है, वो इस मामले को लेकर बहुत सीरियस हैं, क्योंकि मामला सिर्फ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का नहीं है। कई और केसेस हैं जो इस वक्त पेंडिंग है, इंक्वायरीज जारी हैं। मरी में न्यू बैरिया टाउन का केस है, इस तरह सिंध में जो ज़मीनों का मामला है उसके ऊपर ये सेकंड रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हुए हैं, और उसमें इन चैम्बर एतराज़ात थे रजिस्ट्रार के, उसके खिलाफ इन चैम्बर इनकी पहली समाअत के बाद फैसला ये किया गया कि ओपन कोर्ट में यह मामला सुना जाएगा। लिहाजा मलिक रियाज का मामला अब काफ़ी डिस्कस होने वाला है आने दिनों में सुप्रीम कोर्ट की हद तक भी, और वहाँ से भी फर्दर ऑब्जर्वेशन भी आ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में शुरू में सुप्रीम कोर्ट को भी यूज़ किया गया या सुप्रीम कोर्ट खुद इस्तेमाल हुई, लेकिन यह रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पहले एक अकाउंट खोलकर उसी में रकूम सारी ली जाती रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस पर कोई फर्दर ऑर्डर भी कर सकती है, जिससे इनकी मुश्किलात में मज़ीद हो सकता है। और सिंध की हद तक वाला जो मामला है उसमें पेमेंट अभी तक भी पूरी तरह नहीं हुई, और उस वक्त चूँकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी साथ इन्वॉल्व थी, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये मामला बेसिकली 2 पार्टीज़ का ही था जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया था, और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा था। इसलिए कुछ सियासतदानों के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है, सिटिंग गवर्नमेंट के लिए भी। इसलिए शायद बहुत ज़्यादा इस पर स्टेटमेंट्स नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है और उसमें बहुत से मामलात उनको भी देखने होते हैं, असासियत है उनके भी जुड़ी हुई। लेकिन नैब की हद तक ये कंफर्म खबर है कि वो इसको फॉलो करेंगे, और वो हर हद तक जाएंगे, और इसमें गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना होगा कि उसको फैसिलिटेशन का रोल है। अगर नहीं करेगी तो कोर्ट से ऑर्डर्स भी ले लिए जा सकते हैं कि ये प्रोसेस हमारा रुका हुआ है, गवर्नमेंट को अब डायरेक्शन दे ताकि इस पर इशू, क्योंकि सोहेल इसके ऊपर इश्तिहार तो अखबार में ऑलरेडी दे दिया गया है, तो नैब के एलामिया का एक फॉलोअप जो है वो इश्तिहार की सूरत में है। उसका मतन रफली वही था जो एलामिया के अंदर है, कि वार्निंग दी गई थी और बताया गया था कि ये शख्स जो है उसका कारोबार जो है वो किस किस्म का है। जरा सुमैरा उसके ऊपर वापस आइएगा। अमूमन हमने देखा है कि आपने डबल जेपरिटी का जिक्र किया, जिससे मुराद ये है कि आपको एक ही जुर्म के अंदर 2 मरतबा सज़ा नहीं दी जा सकती, आप 2 मरतबा पकड़ नहीं हो सकती। लेकिन जो सोहेल ने मालूमात शेयर की हैं वो यही है कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस भी मौजूद हैं। तो अगर एक केस में वो मतलूब हैं और उसमें तो उस हवाले से उनकी एक्स्ट्रेडिशन हो सकती है, भले दूसरे में उनको सज़ा हो सके। जो फॉरेन ऑफिस जो है वो तो ज़ाहिर इंतज़ार करेगा कि नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे, FIA अपना काम मुकम्मल करे, और उसके बाद जो फाइनल आप समझे पाइपलाइन है जिससे चीज़ें गुजरनी हैं वो फॉरेन ऑफिस के जरिए जा सकती हैं। लेकिन FIA और नैब बराह रास्त भी तो कर सकते हैं, नैब बजरिया FIA, वो बराह रास्त भी तो रब्ता हो सकता है बजरिया इंटीरियर मिनिस्ट्रीज़। जी ऐसा ही है बिल्कुल। मैंने इसीलिए उसकी एक वजाहत देने की कोशिश की थी कि बहुत से जहनों में यह है कि दफ्तर ख़ारजा शायद इस पर लीड लेगा। इसमें लीड इंटीरियर मिनिस्ट्री की है। दफ्तर ख़ारजा को यहाँ हम पोस्ट ऑफिस का दर्जा ज़रूर दे सकते हैं कि वो डॉजियर शेयर होगा उनके साथ, जो मलिक रियाज के उनकी चार्जशीट बनाई जाएगी, उनके सारे सबूत होंगे उसमें, क्योंकि दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिलीवरी यहाँ से उनको की जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह है कि एक डेडिकेटेड जो कंसर्न डेस्क होता है हमारे दफ्तर ख़ारजा के अंदर स्पेसिफिक रीजन के हवाले से, एशिया डेस्क है, अमेरिका डेस्क है, इसी तरह मिडल ईस्ट डेस्क है, तो वो डेस्क की लीड दफ्तर ख़ारजा की तरफ से उसमें होगी। तो तमाम तर जो तरसीलात होंगी इसमें दस्तावेज़ात की, वो बजरिया दफ्तर ख़ारजा उसमें होगा, और फोकल पर्सन एक ज़रूर उनका होगा जो कि वज़ीर ख़ारजा को इस हवाले से आगाह रखेंगे, सेक्रेटरी ख़ारजा को आगाह रखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है दफ्तर ख़ारजा में भी इस हवाले से सवालात होंगे। वो चाहे जितना भी इसको एक पिंग पोंग गेम खेलें कि आप इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछें, मगर बहरहाल सहाफ़ी इनको हफ्तावार ब्रीफिंग्स में दफ्तर ख़ारजा से भी पूछेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब इनके UK के होम ऑफिशियल्स की जानिब से इनके वीज़ाज़ रिवोक किए गए थे, अली रियाज के भी और मलिक रियाज के भी, तब भी दफ्तर ख़ारजा का उसमें एक रोल था। मगर यहाँ पे एक चीज़ जो आपने डबल जेपर्डी की पूछी, अगर तो वो टेक्निकल हिच आती भी है डबल जेपर्डी की या डबल क्रिमिनलिटी की, तो उसके अंदर डिप्लोमेटिक काइंडनेस का कार्ड यूज़ किया जा सकता है बजरिया दफ्तर ख़ारजा। वहाँ पर हमारे
हमारी दफ्तर खारजा का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि फिर डिप्लोमेटिकली एक मुल्क दूसरे मुल्क से जिससे उसके रवाबित बहुत अच्छे हों वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है। इसको डिप्लोमेटिक काइंडनेस का टाइटल है इसी सारी क्लॉज के अंदर। जब हम एक्स्ट्राडिशन की बात करते हैं तो वो दस्तावेजात मौजूद भी है, आप उसको बल्कि पढ़ भी सकते हैं। उसका कार्ड मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी इसमें एक सेंस काम करती है, शायद वो कार्ड आखिर के लिए रखा जाएगा कि अगर कोई टेक्निकल चीज़ें आती हैं इसमें तो फिर बायलेटरल ताल्लुकात इस्तेमाल किए जाए। सुहेल, ज़ाहिर है हमने देखा है कि शवाहिद का होना ही काफ़ी नहीं है, मुल्ज़िम का होना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद निज़ाम ने अपना काम करना होता है और बहुत सारे दूसरे मुकदमात जिनके ऊपर हम आपकी और आप जैसे दूसरे जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं उनके तज़किये सुनते रहते हैं और प्रोग्राम में दावत देते रहते हैं उनको, हमने यही देखा है कि तमाम काम होने के बावजूद आखिर में निज़ाम का इम्तिहान हो जाता है। अच्छा, यही निज़ाम है जिसने मलिक रियाज को बीच ट्रायल बाहर जाने की इजाज़त दे दी, और अब जब हम वो जो खुफिया दस्तावेज़ सामने आई है उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई है, उसके अंदर हमने देखा है कि कितनी मरतबा इमरान खान के दौर में ECL से उनका नाम हटाया गया और उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई, फिर ट्रायल के दौरान उनको बाहर निकाला गया। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलकर एक बड़ा मुकदमा बन सकती हैं, और उसके साथ उनका ये कहना और PTI के ज़ोमा का ये कहना कि जी आने दें उनको और उनको बात करने दें, तो सब जो है इस हमाम के अंदर एक ही कैफियत में होंगे। ये तो एक बहुत बड़ा केस होगा ये। जी बिल्कुल, ये बड़ा केस होगा, और PTI शायद इसलिए भी कह रही है कि PTI का एक स्टांस रहा है कि 190 मिलियन पाउंड में जो की अक्यूज होता है, मेन अक्यूज, वो मलिक रियाज को बनाया जाना चाहिए था, ना कि बानी PTI को। उनका ये मौकफ रहा है, तो वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि शायद आए तो ट्रायल रिमांड बैक हो जाए और दोबारा से ट्रायल हो और ये सज़ा भी ख़त्म हो सकती है। एक इसका एंगल ये भी है, उनको शायद इससे ये भी उम्मीद कुछ ना कुछ किसी सतह पर होगी। लेकिन ये जो सिस्टम की आपने बात की, जो जाने दिया गया बाहर इनको, PTI दौर में इनका वन टाइम परमिशन दिया जाता था कि आप बाहर ट्रैवल कर सकते थे ECL में नाम होते हुए। मौजूदा गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने इंक्वायरी में शामिल हो चुके थे। एक बार वो नायब रावलपिंडी के सामने, अगरचे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की थी कि जिस दिन नायब ने बुलाया उस दिन नहीं आए थे, बाद में एक दिन आए और पेश हुए वो नैब के सामने। उसके बाद वो मुल्क से बाहर ट्रैवल करके चले गए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अमूमन नैब को मैं कवर कर रहा हूँ, जब भी देखा है नैब की अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी, कंप्लेंट, वेरिफिकेशन के बाद मार्क हो जाती है तो दो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। एक तो बता दिया जाता है कि ये बंदा मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, दूसरा उसके अकाउंट्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर एक चेक लग जाता है, काइंड ऑफ फ्रीज हो जाते हैं कि इसमें कोई फर्दर ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, कि अगर आपने ये एसेट्स हैं या इसके पास कोई रकूम है तो वो मुंतकिल ना कहीं कर दे। ये दो चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर इंक्वायरी के चलते हुए पेशी भुगत चुके हैं, उसके बाद एक दिन पता चला कि अब मलिक रियाज मफरूर हैं। तो ये एक बड़ा सवाल तो ज़रूर था कि ये क्यों हुआ, इसमें क्या नैब और उसमें सारी चीज़ें, क्या किसी जगह पे कोई लैब्स था, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है साथ साथ देखी जाएंगी उनको वापस लाने के साथ, कि ये ऐसा आखिर हुआ क्यों था कि इतने अहम केस में एक बंदा जो मतलूब है उसको बाहर जाने दिया गया और उस पर ट्रस्ट किया गया कि वो वापस आ जाएगा इंक्वायरी का सामना करने के लिए, और फिर वो कभी वापस नहीं आया। तो ये सिस्टम अब ज़ाहिर है कोई ना कोई लैप्सेस थे, इनको कवर करते हुए उनकी वापसी का अमल जो है वो यकीनी बनाया जा सकेगा। और फिर उनको वापस ला के करना क्या है, दूसरा बड़ा सवाल होगा, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड के अंदर का फिलहाल एज ऑफ नाउ ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, अपील हाई कोर्ट के सामने है। इस केस की हद तक वो सिर्फ इसी सूरत में इफेक्टिव हो सकते हैं कि सारा ट्रायल रिमांड बैक हो, फिर उनके साथ मिला के दोबारा ट्रायल ये हम देखेंगे कि जब उनके लाने का अमल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आखिर में 40 सेकंड सुमेरा, आपने सफारती मेहरबानी का जिक्र किया, लेकिन इसके अंदर सफारती हसासियत भी है। दुबई नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे मामले में उलझे जिसके अंदर कोई बड़ा मुजरम इन्वॉल्व है। इट इज़ नॉट गुड PR फॉर देम। और हमें पता है कि ये गल्फ़ के ममालिक जो हैं आजकल के दौर में अपनी मार्केटिंग के बारे में कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। वो अपना एक मॉडर्न फेस, जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है, जहाँ पे ज़िंदगी खुशगवार है, अब बीच में से एक गंदी मछली को पकड़ना, फिर उसको पाकिस्तान लेके आना, फिर UAE का नाम बीच में आना, ये सेंसिटिविटी भी तो है बीच में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसका दूसरा एंगल अगर हम देखें तो शायद वो इसको इंटरनेशनल जस्टिस इम्प्लीमेंटेशन का नाम भी दे सकते हैं कि गो के हम वी आर एन ओपन डोर, वी आर हैविंग एन ओपन डोर पॉलिसी फॉर इन्वेस्टर्स एंड एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन हमने उसके अंदर एक ब्लैक बिजनेस को या ब्लैक मनी को वो भी हमने क्योंकि ब्लॉक करना है, तो इसलिए हम मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को स्टेक पर नहीं रख सकते उसके लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है बीइंग अ वेरी केयरफुल प्लेयर, आपने
जैसे बात की, बिल्कुल इसका इम्कान मौजूद है, इसीलिए मैंने डिप्लोमेटिक काइंडनेस का जिक्र कर दिया, क्योंकि ये कार्ड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। मगर अभी के लिए यूएई गवर्नमेंट सिर्फ टेक्निकल डेवलपमेंट्स को देखेगी कि पाकिस्तान एज अ प्ली कंट्री वो लेकर क्या आता है टेबल पे, एविडेंस क्या आता है, क्या उनका केस मजबूत है कि नहीं। सबसे पते की बात की है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट रिपोर्टिंग। नाज़रीन, ये तो सब उस वक्त होगा जब हमने अपने मुसम्मम इरादे को कोई अमली जामा पहनाना होगा। सीइंग विल बी बिलीविंग। अभी तक जो हम बातें सुन रहे हैं तो बड़ी सख्त हैं, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं कि सख्त बातें हड्डियां नहीं तोड़ती, अमल जो है वो हड्डियों को तोड़ता है। तो देखते हैं कि इस जुर्म की हड्डी को आमाल तोड़ेंगे या नहीं। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हमारे पास जुनैद अकबर खान साहब मौजूद हैं, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की अब पार्टी की क़यादत दे दी गई है। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले जब आप आते थे तो आप किसी और कैपेसिटी में आते थे, पीटीआई को अमूमी तौर पर रिप्रेजेंट करते थे। अब आपके पास खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है। मैंने आपका कल प्रोग्राम सुना, उसके अंदर आपने वाज़ेह अंदाज से बताया कि अब एजिटेशन की तैयारी है। लेकिन एजिटेशन से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये क़यादत की तब्दीली नागुज़ीर थी, ये होनी थी, पुरानी क़यादत के ऊपर अदम एतमाद है या क्या है, ये क्यों हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि पुरानी क़यादत पे कोई अदम एतमाद है। पुरानी क़यादत में सख्त टाइम में जो है पार्टी को लीड किया और सबको साथ लेके चले, लेकिन सूबाई सदर पे ज़िम्मेदारी, क्योंकि सूबे की हालात कुछ इस तरह के है कि उसको वज़ीर आज़म साहब को उस पर फोकस कर, सीएम साहब को उस पर फोकस करना है। तो पार्टी ने ये मुनासिब समझा और सीएम साहब के मशवरे से कि ये ज़िम्मेदारी किसी और को दे देते हैं, और फिर खान साहब ने कहा कि ये ज़िम्मेदारी आप उठा लें। तो मुश्किल हालात में उस क़यादत ने वो काम किया। अब अगला लायामल क्या है, क्योंकि आप इस निज़ाम का हिस्सा भी हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यूनानिमसली, और ये बड़ा रेयर है इतने डिवाइडेड इन्वायरमेंट में जहाँ पे मुज़ाकरात जो है वो उसके लिए टेबल नहीं बिछ पाती या वो उसके अंदर आपको पेशरफ नज़र नहीं आती, यू वर एक्चुअली यूनानिमस कैंडिडेट। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप निज़ाम के अंदर आपकी एक टांग है, दूसरी टांग अब आप चलाएंगे निज़ाम में तहलका मचाने के लिए आते हैं। ये कैसे करेंगे आप? एक छोड़ देंगे? एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं, ये पब्लिक एक स्टैंडिंग कमेटियों की जो रिवायात है वो इसी तरह की होती। पहले से फैसला होता है कि ये किसके पार्टी के हिस्से में आएगी, और फिर पार्टी का फैसला करना होता है कि किसको हमने चेयरमैन बनाना है। तो सारे जितनी भी स्टैंडिंग कमेटी ये पहले से कंसेंसस से हो जाती है, फैसला पहले हो जाता है। तो इलेक्शन इस तरह कोई उसमें इलेक्शन नहीं होता। बस एहतराम, लेकिन वो ये उस निज़ाम में होता है जिसको आप मानते हैं, क्योंकि आपका एहतजाज तो है, वो तो आप इस निज़ाम को ना मानने का ना। तो ये तो उस कमेटी की आप बात करें जिस निज़ाम को आप मानते हो, लेकिन आपका एहतजाज तो है वो तो इस निज़ाम के खिलाफ है। कठपुतली निज़ाम है, 47 का निज़ाम है, इसको हमने हटाना है, इमरान को बाहर लाना है। तो आप तो इस निज़ाम से परे आपको रहना चाहिए। नहीं, मसला ये है कि हम क्यों परे हटे? हमें तो मैंडेट मिला है, हमें तो लोगों ने वोट दे के गया। जो लोग जो है वो किसी और का हक मार के यहाँ आगे जो नुमाइंदगी नहीं करते, तो अगर हमें एक ऐसे मौके मिले जिसमें हम उसको टफ टाइम दे दें, जिस तरह पब्लिक अकाउंट की कमेटी में हम वो किरदार अदा कर सकते हैं जो हुकूमत की, तो वो जिम्मेदारी क्यों न उठाए? हम हुकूमत को नहीं मानते, असम्बली पे हमारा एतमाद है, जमहूरियत पे हमारा एतमाद है। इस असम्बली पे आपका एतमाद है? असम्बली पे है, जो हुकूमत पे नहीं है हमारी। कि ये जो हुकूमत असम्बली से बनी है। नहीं, मैं आप जो बात करते हैं, हम जमहूरियत पे हमारी है यकीन है, और जमहूरियत का हम हिस्सा है, और चाहते हैं कि पार्लियामेंट भी चले और कमेटियाँ भी चले। हमारा जो है, हमारा ये है कि इस असम्बली में जो इस्तीफा जो लोग आए उसको अवाम का मैंडेट हासिल नहीं, वो किसी और तरीके से। तो इसको हमने यही चाहते हैं कि वो गलत तरीके से जो लोग आए हैं वो उसको असम्बली में नहीं होना चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए। तो जब तक वो हैं तब तक असम्बली पर आपका एतमाद नहीं होगा ना? नहीं, असम्बली पे तो नहीं है, बिल्कुल हम एहतजाज भी करते हैं, और सब आप देखते हैं कि किस तरह हम चलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपने इस निज़ाम को ठोकर मारनी है, जाहिर है। नहीं, असल में आप लोग ये कहते थे कि आप इन इदारों के साथ बात करने को तैयार हैं। मैं पहले दिन से कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ कि मुझे कोई शर्म नहीं कि कोई मुझे ये कहे कि आप इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहिए। मेरे अपने इदारे हैं, और अपने इदारों से अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं अगर इसमें कामयाब हो गया तो मैं इदारों को ये समझा दूँ कि आपने आईन ने जो आपके हुदूद मुतय्यन किया आप उसमें रहे। आप और लोगों के दरमियान जो फासले बड़े हैं, अगर वो कम करने में मैं किरदार अदा करूं तो मुझे खुशी होगी। अली अमीन गंडापुर तो इदारों के साथ बड़े करीब थे, और एक खबर यह भी है कि अली अमीन गंडापुर जो इदारों के बहुत करीब थे,
तो लिहाजा उनसे पार्टी लेनी पड़ी, क्योंकि पार्टी वाज नॉट टू श्योर कि अली अमीन गंडापुर जो है वो किस तरफ स्विंग कर रहे हैं, इन स्विंग कर रहे हैं, आउट स्विंग कर रहे हैं, किधर खेल रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं आपके पास आ गया ये। नहीं, मेरा नहीं ख्याल की ऐसी कोई बात थी। अगर खान साहब का अली अमीन साहब पे एतमाद न था तो सदारत तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, फिर उसको चीफ मिनिस्ट्री से हटा देते। वो आजकल मूव चल रही है कि उनको चीफ मिनिस्ट्री से हटाया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि सीएम साहब जो है वो उसी को लेके जाएंगे, क्योंकि सीएम साहब मौजूदा काबीना में आप तब्दीली चाह रहे हैं ना। काबीना में तो है वो इनका मामला होता है, काफी लोग आते हैं, कोई जाते हैं। वो सीएम का प्रोगेटिव है, उसमें पार्टी नहीं, वो सीएम का प्रोगेटिव होता है, लेकिन सीएम साहब अपनी क़यादत से, हर सीएम जो होता है वो जो है इतना बाइख्तियार नहीं होता, वो क़यादत से मशवरे पे, क़यादत के मशवरे से करता है कि किसको रखना है, किसको निकालना है। तो सीएम साहब जो है वो सीएम साहब रहेंगे, इंशाल्लाह रहेंगे। अभी मैं एक और बात ऐड कर लूं कि जिन लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जो है हुकूमत ने हरवाया था, अभी हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों को वापस लेके आए, जो हमें पता है कि वो जीत चुके हैं, और चाहे इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हो, चाहे उस टाइम की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हारे तो इंशाल्लाह अभी हमारी यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को एडजस्ट कर ले, उसको लेके। तो वो ज़रा एडवाइजरी कैपेसिटी के अंदर होगा काबीना के अंदर। तो आप चाहते हैं कि आपके जो डाई हार्ड लोग जो हैं, ये होम्योपैथिक कौन है आपकी पार्टी के अंदर? होम्योपैथिक तो मैंने यही इस बुनियाद पे बात की है कि जो लोग जो है वो, जिस तरह हमारी काफ़ी वर्कर्स की शिकायत थी और जनवन शिकायत है कि जो हमारी क़यादत थी उसको उसी टाइम होना चाहिए था डी चौक पे, जो हमारी सियासी कमेटी थी। और ये मैं अक्सर अली अमीन साहब से मेरे होती है इख्तिलाफ, ये नहीं कि कोई ग्रुप है या कोई दुश्मनी है, लेकिन एक इंडिविजुअल का काम तो नहीं, ये टीम वर्क का काम है। जो क़यादत जो है, जो जिम्मेदारी उठाए, उसको फिर ये भी चाहना चाहिए कि 24 से 26 तक जो अली अमीन साहब अकेले जो क्या उसको लीड कर रहे थे, तो जिम्मेदारी शेयर कर लेते तो शायद अच्छे रिजल्ट आते, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए तो पॉसिबल नहीं। ये पंजाब की क़यादत की भी बात कर रहे हैं ना, ये सबकी बात कर रहे हैं, जो लोग नहीं पहुंच पाए, बिल्कुल धरने पर नहीं पहुंच पाए, यहाँ पर आ पाए। लेकिन अली अमीन की पोजीशन बड़ी स्ट्रेंज है, वो यहाँ पर आकर फिर वापस चले गए बुशरा समेत। नहीं, उसको ये लोग कहते हैं किसी तरह हम कोई गोरेला फोर्स तो नहीं थे, या हम तो लड़ने तो नहीं आते, हम पॉलिटिकल लोग हैं। अगर पॉलिटिकल लोगों पे तो आपकी वैसे गुरिल्ला फोर्स ये तो इल्ज़ाम है हम पे, पॉलिटिकल लोगों पर अगर गोलियां चले तो किस तरह वो किस तरह करते थे। उसने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, खुद भी अब की, और सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो बुशरा बीबी को उस टाइम निकाला था, वरना बुशरा बीबी पता है उन्हें नहीं जाना चाहती थी उस टाइम। तो अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को वहां से निकाला, उसने अली अमीन साहब ने निकाला। अली अमीन के पास इतनी ताकत कहाँ है कि बुशरा को उसकी मर्जी के खिलाफ वहां से ले जाए? नहीं, उसमें तो सीएम साहब ने कुछ मुख्तलिफ जरिए, मुझे तो नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम जब उसको निकल रहे थे तो मेरा तो नहीं पता कि किस तरह से निकाले, लेकिन ये मुझे पता है कि सीएम साहब ने कोशिश की, उससे उसकी अंदाजा लगा कि इसे बुशरा बीबी की जान को खतरा है, तो इस वजह से उसने निकाल लिया। अच्छा, अब वापस ही एहतजाज पर, तो आपकी क़यादत के नीचे जो एहतजाज होगा, माइनस होम्योपैथिक, टोटली एलोपैथिक, हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल एज वेल, ये किस तरह मुख्तलिफ होगा पिछले एहतजाजों से? इसमें क्या होगा ऐसा नया? असल में आज पहले तो हमारी जो 2 एहतजाजी हुई उसमें नाकामी की वजह है कि वो प्लानिंग हमारी नहीं थी, क्योंकि वही मैं बात जो अभी मैंने पहले की कि हमने जिम्मेदारी तकसीम नहीं की थी। एक अली अमीन साहब ने वहाँ से, और मैं अक्सर कहता हूँ कि वो कोई रिपोर्ट तो नहीं था, मैं खुद जो है तकरीबन 50 घंटे के बाद सोया हूँ, तो अंदाज़ा कर ले कि वो बेचारा किस तरह होगा। तो उस पर प्रेशर ज़्यादा था, तो क़यादत कोई जिम्मेदारी, क्योंकि मैं उसमें सियासी कमेटी का मेंबर नहीं था, तो उसको तकसीम करना चाहिए था कि इतना टाइम वो लीड करते, इस टीम वो लीड की, जिस इससे कुछ ऐसे हमारे क़यादत है, कुछ लीडरान है जो ओहदे तो अपने पास रखते हैं, लेकिन इसी तरह की जब हम एहतजाज पे जाते हैं, जब हम रोडों पे होते हैं, तो पीछे देखते वो क़यादत हमारी नज़र नहीं आती, उनको नहीं आती। तो इस तरफ इस एहतजाज पे अगर खान साहब ने हुक्म दिया और इस्लामाबाद आएंगे, तो पहले जब हमारी थी तो क़यादत से इदारों के राबिते होते थे, जब हम निकल आते थे तो राबिते। तो मैं इस दफ़ा ये यकीन दिलाऊं कि इस दफ़ा हम निकलेंगे तो हमारे रास्ते में किसी के साथ राबिता नहीं होगा। इस दफ़ा अगर हम अच्छी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर खतरात हैं, कोई दहशतगर्दी का खतरा है, लोगों ने आपको बताना होता है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हाई सेंसिटिव जोन्स हैं। तो ये तो राब्ते आपको रखने चाहिए ना, ये राब्ते एक राबिता अलग होती है, एक राबिता यही जो डायलॉग की उसी टाइम जब हम निकल आते हैं तो यहाँ पर जो ताकतवर हल्के है, अच्छा, उसको उसी टाइम पता बैठ जाओ,
जाते हैं, लेकिन जब हम निकलते हैं तो इससे पहले जो है वो उसको सीरियस नहीं लेते। उसी जब हम निकल आते हैं और इसी टाइम उसके राबते हो शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी हेलीकॉप्टर आ जाती है, फिर उसको खान साहब के पास रात को, दिन को हमें मुलाकात नहीं करने देते, फिर हमारी क़यादत को खान रात को लेके जाते। तो इंशाल्लाह अगर इस तरफ हम निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये वाला मामला नहीं होगा। इस तरफ हम तख्त या तख्ता इंशाल्लाह जी हमारी। और आज कल खान साहब ने मुझे जो मैसेज आखिरी भेजा तो उसने कहा कि मैंने अब वज़ीर आज़म बनने से बहुत आगे सोचना है और आप ये पार्लियामेंट और ये मेंबरशिप ये ज़हन में, वज़ीर आज़म से आगे क्या होता है? उसने कहा कि ये आइन की बालादस्ती के लिए ये कोई इशू नहीं है कि मैं किसी से बात कर लूँ और मुझे वज़ीर आज़म बना दे या इस तरह। कौन बना रहा है वज़ीर आज़म? उनको तो कोई नहीं बना रहा है। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि खान साहब ने कहा कि इस तरह पर जो हम एहतजाज कर रहे हैं और हम जो जहद कर रहे हैं, हम ये नहीं इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है। तो पहले भी यही स्टैंड था उनका, कानून की बालादस्ती के लिए हम कर रहे हैं, पहले भी यही बालादस्ती के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसमें जब पॉलिटिकल लोग इस तरह होते हैं तो उसका चाहे हम जो भी बात करें तो एक टारगेट हमारा होता है कि ये सेट के जी मैं पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं कर रहा हूँ। और इसकी हमें आज भी है, आज भी उससे खान साहब से राबिते है, आज भी मुख्तलिफ अफवार है। लेकिन खान साहब तख्त तो बीच में से निकल गया ना जी, तख्त तो फिर निकल गया, तख्त की बात कर लेते हैं। मतलब आप आके यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो फैसला तो मैंने इंडिविजुअल तौर पे नहीं किया। मुझे तो मसला ये है कि मुझे तो पार्टी जिम्मेदारी दी गई कि पीके की मैंने क्या करना है। वो आज भी बात की कि 3-4 ऑप्शन है अब भी हमारे पास। एक तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जो है एहतजाज करें केपी के अंदर, हर केपी में और पंजाब में भी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्योंकि केपी। दूसरी ये है कि 8 तारीख को जो हमने जलसा करना है तो इंशाल्लाह ताला वो जलसा जो हम 8 फरवरी को हमारे साथ जो हुआ है, 8 फरवरी को सवाबी पे हम इंशाल्लाह वो जलसा करेंगे। उसकी है एक और भी उस पे है, अभी फाइनल नहीं हुआ। एक ऑप्शन ये भी है कि कीपी की हुदूद में हमारे जितने भी रोड आते हैं, मोटरवे आते हैं कीपी की हुदूद में, चाहे बटाग्राम कोस्तान वाला और वो 3 डिस्ट्रिक्ट शारा रेशम ब्लॉक करेंगे, कुछ पिशावर वालों की नौखार में जिम्मेदारी लगाएंगे, हम मोटरवे पे आएंगे, हज़ारा वाले हज़ारे पे, जो जितने भी पंजाब की तरफ या जो बाकी उससे क्या होगा? उससे जो होगा वो पता चल जाएगा कि क्या होगा। अपने सूबे को आप क्वारंटीन कर रहे हैं, अपने सूबे की नकलो हरकत को आप बंद कर रहे हैं। ये तो मुशर्रफ की इमरजेंसी, हुकूमत के खिलाफ ही इमरजेंसी लगा दी। वो अंदाजा हो जाएगा कि हम उसका नहीं, आपको सुबह से मुतासर नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह सुबह मुतासर नहीं होगा और रसद नहीं जाएगी, ट्रेड नहीं जाएगी, आपके इतने बिजनेस स्टेक्स हैं। सूबे के लोगों को पता है, सूबे के लोग हमारे साथ है और सूबे को लोगों को पता है कि हमने इसके लिए कुछ कुर्बानी देनी है, तो ये सख्ती बर्दाश्त करेंगे। अपने सूबे को बंद करके सख्ती करेंगे अपने सूबे को, वो इंशाल्लाह ताला लोग हमारे साथ है और सूबे में हमारी जो है तकरीबन 100% सीटें हमने जीती है और हमें पता है कि हमारे सूबे के लिए हमने क्या करना है। अच्छा, अब ज़रा बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड में जाना चाहूँगा आपसे कि अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फिलहाल तो इरादा नहीं है, 8 दिन है आपके पास अपने सूबे के अंदर, वो 8 फरवरी तक तो हमारे इस्लामाबाद का नहीं, 8 फरवरी ज़्यादा वक्त तो नहीं है, अभी आपको जिम्मेदारी बनी। आपने खुद ही कहा था कि पहले तैयारी का फुकदान था, स्ट्रेटजी नहीं बनती थी, पार्टी मोटिवेटेड नहीं होती थी, जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती थी, लिहाजा मसाइल होते थे। अब 8 दिन में बहुत कम टाइम नहीं है आपके लिए? इंशाल्लाह ताला वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं सारी उम्र मैंने पीटीआई को दी है और मुझे पता है कि कहाँ से कौन मुझे सपोर्ट करेगा। आप तो बड़े एक जो है जानदार किस्म के, सियासी तौर पर जानदार किस्म के वर्कर हैं, ग्रास रूट के, लेकिन आप हल्के के सियासतदान भी है ना, तो आपकी सियासत जो है वो अपने हल्के तक तो जबरदस्त है। यहाँ पर आपने दर्जनों की तादाद में अजला के अंदर ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तंजीमी तौर पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये कर पाएंगे? आपका वक्त कम नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह ताला। आज भी मैंने अभी जो इसके बाद मेरी मीटिंग ही रीजन की सदूर को मैंने बुलाया है, फिर हर रीजन मैंने जाना है। रीजन के जुम्मे को मैंने मलाकन डिवीजन की जो 8-9 डिस्ट्रिक्ट है उसको बुलाया है, जितनी क़यादत है उसको बुलाया है, तो इंशाल्लाह ताला मैं टास्क दे दूंगा। फिर इसके MPs MNAs के साथ हमारी मीटिंग। एक डिसएडवांटेज हो सकता है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा कि अली अमीन गंडापुर जब पार्टी के सदर भी थे तो उनके पास दोनों ताकतें मौजूद थीं और वो रियासती और हुकूमती वसाइल को पार्टी के मामलात के ऊपर सर्व कर सकते थे। अब आपको अली अमीन गंडापुर की मदद चाहिए होगी ताकि तमाम जो गवर्नमेंट की कुव्वत है आपके साथ हो, वो देंगे आपको ये मदद? नहीं, मुझे अली अमीन साहब से कोई इशू नहीं है। वो अगर पार्टी तो इंटरव्यू कुछ और किस्म का, वरना मैं कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं कि अली अमीन साहब की जो अभी चीफ मिनिस्टर बने, मेरे ख्याल मुश्किल से 8-9 महीने हो गए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत 96 से कर रहा हूँ,
तो यही एहतजाज हम करते थे, वही न हुकूमत हमारे पास होती थी, न पैसे होते थे, फिर भी एहतजाज होता था। तो मैं इस कल्चर के ख़िलाफ़ हूँ कि सूबे हमें सपोर्ट करे, क्योंकि किसी टाइम सुबह हो सकता है कल हम एहतजाज में हो, सुबह हमारे पास नहीं हो, तो हम जो उस पर उस पर इंहिसार हमें सूबे पे नहीं करना चाहिए। तो मेरी तो अपनी राय ये है कि हमें सूबे से बिल्कुल ना मदद लेनी चाहिए, और न ये कल्चर जो 7-8 महीने से अमीन साहब ने, इसमें कोई शक नहीं कि उसने बहुत जो है पार्टी को जो अपने जितना उससे हो सका उसने सपोर्ट किया, इसेप को किया, तंजीमों को किया, इवन MPs MNAs को सपोर्ट किया। लेकिन उससे जो हमारा जो पार्टी का कल्चर था, हमने जितने भी इलेक्शन लड़े कभी मेरे पैसे नहीं लगे, हमारे वर्कर अपने कंट्रीब्यूट करते। फिर जब इस तरह की चीज़ें आती है तो इससे फ़ायदे की जगह नुकसान बहुत ज़्यादा होती। तो इंशाल्लाह ताला अभी तो 8 फरवरी को फिर मैं इंशाल्लाह इसकी कोई मैकेनिज्म बनाएंगे कि जिसके ज़रिए हम अपने फंड खुद जनरेट करें, सूबे पे हमारे इंहिसार ना। ज़बरदस्त। बिल्कुल आखिर में ये बताएगा, आपकी पार्टी को डिवाइड करने की भी कोशिश की जा रही है। मैं आपका एक बयान देख रहा था, कौन किससे राब्ते में है, आपने अखबार की रिपोर्ट की हद तक ये कहा, वाकईतन कोई कोशिश हो रही है कि अंदर से कोई ग्रुप निकाला जाए? बिल्कुल ग्रुप निकालना, बल्कि काफ़ी लोग कामयाब भी हो गए। अभी जो है हुकूमत और इदारे ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीपल पार्टी अक्सर उनके साथ कभी चलती है कभी नहीं चलती, तो वो चाहती है कि अगर पीपल पार्टी उसका सपोर्ट ना हो तो PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक हो जो उसको उनको सपोर्ट करे। तो ये है, हमें पता है कि ये मरकज़ की बात कर रहे हैं, मरकज़ की मैं बात कर मरकज़ रहा हूँ। सूबे में तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। जिसने सियासत करनी है KPK में तो उसके लिए तो मुश्किल होगा, या तो सूबा छोड़ेगा और या जो है इस तरह की सियासत छोड़ेगा। वो पॉसिबल। तो मरकज़ के अंदर आपने कहा कुछ उनको कामयाबी भी हुई, तो जाहिर है जहाँ पर कोई ज़्यादा जरखेज़ मिट्टी होती है वहीं भी पौधा लगता है ना, तो ये जरखेज़ मिट्टी है ना फिर आपकी जमात के अंदर? नहीं, असल में सर जी ये इम्तिहान जो है इससे पार्टी फिल्टर होती है। अगर इसे इम्तिहान में नहीं गुजरे, और मैं जब पहली दफ़ा खान से मिला था, जब इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल तीसरा था चौथा दिन था, तो मैंने जाके वहाँ कहा कि एक MNA साहब जो है वो पार्टी छोड़ के गए, तो खान साहब पैगाम दिया, वो तो खैर में मीडिया पर नहीं आया। उसने कहा जिसने जाना है जाए, मुझे कोई न ज़रूरत है न कोई आपकी जो है, मैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। और उसने कहा कि ये अच्छी बात है कि हमें टाइम पे पता चल जाए कि कौन हमारे साथ है और कौन हमें छोड़ सकता है। तो हमें कोई मसला नहीं, बल्कि मैं तो अक्सर ये लोगों को ये कहता हूँ कि काश ये जो हमारा 9 मई के बाद जो इम्तिहान था पंजाब में, तो बेचारों अब भी भुगत रहे, ये अगर थोड़ा और लंबा हो जाता तो हमें पता चलता कि किसने हमारे साथ होना है, किसने भागना है। कभी कभी वैसे ख्वाहिश करने में एहतियात करनी चाहिए, पूरी भी हो जाती है। तो खैर हम जो है जब ये ना हो इतना ही लंबा हो जाए जितनी खान के साथ जब हम जुड़े हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में है कि क्या क्या हो सकता है उसके साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हम देखते हैं कि अब आपके अगले एहतजाज का रंग क्या होगा। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।